नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं को करिकुलर कोर्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? को करिकुलर कोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको एक पेपर, देखिए उसमें तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ को मेजर के तौर पे सिलेक्ट करते हैं, कुछ माइनर के तौर पे, ठीक है, मेजर माइनर दोनों प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से एक पेपर आपका को करिकुलर का भी होता है, ठीक है। आप बीएससी वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, तब से इसको शामिल कर दिया गया है ग्रेजुएशन में, ठीक है। और जितने भी बालक फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं उनको सभी को ये पेपर देना होता है। बट आपको पता ही नहीं होता कि भैया हमें पढ़ना क्या होता है को कैलकुलर में, ठीक है, मतलब उसके सिलेबस से आप परिचित नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको उस सिलेबस से परिचित कराएंगे। हालांकि ये पूरा का पूरा सिलेबस आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। बट ये पेपर जो आपका जो ये सिलेबस है, इसका हमने हिंदी में रूपांतरण भी कर रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है? हिंदी में रूपांतरण भी कर रखा है, जिसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा और अंग्रेजी में, तो आपको सिलेबस आसानी से अवेलेबल हो ही जाता है, ठीक है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि को करिकुलर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। आज ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो है को करिकुलर का बनाया गया है, सेकंड सेमेस्टर का भी बनाया जाएगा, थर्ड का, फोर्थ का, ठीक है। ऐसे करके सभी सेमेस्टर्स के जो है ये पेपर का एक एक का क्या किया जाएगा, सिलेबस आपके पास लाया जाएगा। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के बालक हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है, और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए तो ऑलरेडी खुशखबरी रहती है, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं अक्सर इंग्लिश में ही क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। क्या बताया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है यहाँ पे मोहर लगाया गया है, और साथ ही बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, ठीक है। कहाँ? डिपार्टमेंट जो आपका हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, लखनऊ, वहाँ से ये सिलेबस क्या किया गया है, जारी किया गया है। बात करते हैं जो सिलेबस है ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आता है, तो आप लिखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आपकी आई है, उसी के अंतर्गत ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब बोल रहे हैं जितने भी आपकी यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें सभी में ये सिलेबस लागू होगा, ठीक है। तो आप मत पूछिएगा कि भैया ये किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से करता है, डीडीयू से करता है, सीसीयू से करता है, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से करता है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी में ये आपका जो है सिलेबस चलेगा, ठीक है। कुछ आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं तो उसमें ये नहीं चलेगा, उनका सिलेबस हो सकता है चेंज हो, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बालक है जो केंद्रीय से संबंधित है तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है आपको? यहां पर कोर्स का टाइटल ध्यान रखना है। क्या दिया गया है? कोर्स का टाइटल दिया गया है फूड, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या, यहां पर बताया गया है कि किन लोगों ने इसको तैयार किया है, ठीक है। डिजाइनेशन किसने किया है, ठीक है। उसके बाद नाम क्या है उनका, ठीक है। उसके बाद यहां पर मतलब कि इनका पद क्या है, पद आप एक तरीके से सकते हैं प्रोफेशन है, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या एडिशनल चीफ सिक्योरिटी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो समिति बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, नीतू सिंह जी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद शिवम वर्मा जी आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कौन से डिपार्टमेंट से? तो होम साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिलेबस आपका मेन यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, पहले तो क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम क्लास सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के। देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये पूरा जो है को करिकुलर का सिलेबस तैयार किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं को करिकुलर कोर्स दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पेपर का कोड दिया गया है, जो आपको पेपर का कोड जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पेपर में भी दिखाई पड़ेगा, और वैसे भी अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं।
कोर्स का टाइटल दिया गया है जो आप अभी आपने ऊपर देखा भी है, क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजेशन, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि कोर्स में आउटकम्स, मतलब कि अगर आप ये पूरा सिलेबस जो बताया गया है इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा, सिलेबस पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सारे रिजल्ट बताए गए हैं कि लर्न टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब फूड और न्यूट्रिशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे करके एक एक सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इंग्लिश में तो आपको आराम से मिल जाती हैं, बट हम ज़्यादा फोकस हिंदी वालों के लिए करेंगे। जितने भी छात्र हिंदी के हैं वो थोड़ी 1 से 2 मिनट का और इंतजार करें, आपके लिए सिलेबस लाया जाएगा, बट आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जरूर समझ लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहे हैं क्रेडिट आपको कितने मिलेंगे, 2 क्रेडिट मिलेंगे। ये पेपर आपका कैसा होता है, तो ये पेपर कंपलसरी होता है, मतलब आपको लेना ही लेना है, अनिवार्य है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क आपके यहाँ पर बताए गए हैं 25 + 75, मतलब कि 25 नंबर तो आपके कहाँ पे मिलेंगे, आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे भैया। और जो आपके 75 क्वेश्चन नंबर हैं वो आपको लिखित परीक्षा के मिलेंगे, ठीक है। जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है वहाँ से आप कह सकते हैं 25 नंबर आपको मिलेगा, और जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है वहाँ से आपको 75 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर भी बताया गया है। मिनिमम पासिंग मार्क केवल लिखे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क बताया नहीं है, ठीक है, बताया गया है, नहीं बताया गया, मिनिमम पासिंग मार्क नहीं बताया गया है, ठीक है। बट आप ये मान के चलिए कि 40 नंबर आवश्यक ही होते हैं, 30 नंबर आपको लिखित परीक्षा से मिल जाए और 10 नंबर आपके कॉलेज के नंबर तरफ से मिल जाए, तो आपके 40 नंबर मिनिमम मार्क्स जरूरी ही होते हैं कि 40 नंबर आपको मिल जाए तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल लिखित परीक्षा के ही 40 पा जाएं, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से कोई भी नंबर ना पाएं तो आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लेक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर बोले नंबर ऑफ लेक्चर्स, टोटल 30 लेक्चर में पूरा का पूरा ये आपका कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट बताया गया है और यहाँ पर आपकी टॉपिक्स बताई गई हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे टोटल आपकी पेपर को, जो आपका ये कोर्स है इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे टॉपिक्स दिया गया है कि फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ABCD करके, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके ये सारा आपका सिलेबस देखिए, ये यूनिट सेकंड, हाँ यहाँ पर आपका यूनिट सेकंड दिया गया है। फिर ये आपका देखिए यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट आपका कितने 8 लेक्चर में खत्म होना चाहिए, यूनिट सेकंड जो है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया 7 लेक्चर में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब आप यूनिट 3, थर्ड, यूनिट 4 सारे यूनिट को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सजेशन भी दिया गया है। क्या सजेशन दिया गया है भैया, कि यहाँ पर दिया गया है सजेशन रीडिंग बुक, मतलब कि आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। पहला तो आपका आता है सिंह अनीता का एक बुक है जिसको फूड और न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टार पब्लिकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, जो कि आगरा इंडिया 2018 में आपकी ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1000 डेज करके एक बुक है, 1000 डेज, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन ब्रीफ ब्रेन थिंक, ठीक है। उसके बाद बेब्स फाइनल PDF ये एक करके है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, 2 वेबसाइट दी गई हैं, दोनों से वेबसाइट कर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5वीं बुक, पूरा नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, 6वीं बुक में बताया गया है, शील शर्मा जी हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइट की नाम की एक बुक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये बताए हैं कि आप ये मान के चलिए कि आप पूरी बुक का यहाँ पे आपको सजेशन दिया गया है, आराम से इनको आप पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं भैया, इनका पेपर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप हमसे बता सकते हैं, आपके लिए क्लासेस भी करवा दी जाएंगी। अगर आप ज़्यादा इच्छुक होंगे तो ज़्यादा कमेंट अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आया कि सर इसकी एक स्पेसिफिक क्लास चलवा दीजिए, तो जो भी हो सकती हैं, जितने भी टॉप क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 से 4 से 5 क्लासेस जितनी भी चल पाएंगी, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ और आप इसमें अच्छा सा अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं भैया, अपने हिंदी सिलेबस की ओर चलते हैं, जो कि हमारे हिंदी छात्रों के लिए आवश्यक है। हाँ भैया, हिंदी वाले सारे लोग आ जाएं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, पाठ्यक्रम का परिणाम क्या होगा। पाठ्यक्रम का परिणाम जानने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि इसके साथ आपके और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको चयनित करने होते हैं, ठीक है। चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो। लेकिन BA वाले जितने भी छात्र हैं वो ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके अलावा किसी और
भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हमें एजुकेशन का हिंदी में पीडीएफ चाहिए, हिंदी में सिलेबस चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम आपको क्या करना है, पहले आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉमा करके आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है, और उसके बाद आपको सेमेस्टर डाल देना है कि कौन से सेमेस्टर का चाहिए। आपको वहाँ का सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हिंदी में प्रोवाइड करवाया जाएगा। हालांकि आपको हिंदी का सिलेबस तो हिंदी में मिल ही जाता है हिंदी सब्जेक्ट का, बट उसके अलावा जैसे सब्जेक्ट हैं एजुकेशन हुआ, ठीक है, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, होम साइंस हुआ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी हुआ, ऐसे सारे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। किस में दिया गया भैया, अंग्रेजी में दिया गया है। तो आपको अगर हिंदी में सिलेबस चाहिए तो यहाँ पर कमेंट करके आपको पहले यूनिवर्सिटी का नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम, और फिर आपको सेमेस्टर का नाम कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, सेकंड से करते हैं, थर्ड से करते हैं, फोर्थ से करते हैं, कमेंट करके छोड़ देना होगा। आपको उसका वीडियो जल्द ही आपके इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी, आपको बस वीडियो को पूरा देखना रहेगा। हाँ चलिए, परिणाम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम का परिणाम ये होगा कि आप खाद्य एवं पोषण की मूल अवधारणा के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। जो वहाँ पे बोला नहीं गया था फूड एंड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा ही होता है, तो उसकी मूल अवधारणा के बारे में आप जान पाएंगे। दूसरा चीज आपको क्या समझ में आएगा, गर्भावस्था और स्तनपान जैसी विशेष परिस्थितियों के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता का अध्ययन। मतलब कि जब माँ गर्भावस्था में होती है, मतलब गर्भधारण किए होती है, या फिर जब वो डिलीवरी के बाद बच्चे को स्तनपान मतलब दूध वगैरह पिलाती है, उस समय पर विशेष परिस्थितियां जो होती हैं उसमें पोषक तत्व, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती ही होती है माँ को, उनके बारे में भी आप जान पाएंगे कि उनको कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो दिलाए जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है भोजन योजना सीखने के लिए, मतलब भोजन योजना सीखने के लिए भी ये आपका पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है कि आप अपने भोजन की योजना कैसे बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद 100 दिन की पोषण अवधारणा सीखने के लिए, 100 दिन की जो पोषण अवधारणा होती है उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देगा। अगला चीज क्या है, समाज में आम स्वास्थ्य मुद्दों का अध्ययन करना। मतलब समाज में जो आम स्वास्थ्य मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य मुद्दे कई सारे छोटे मोटे मुद्दे ऐसे जो अक्सर हमारे सामने आया करते हैं, जुकाम बुखार टाइप के ऐसे कैसे करके, तो उनको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, उनको उनका हल कैसे ढूंढ पाएंगे, उनका भी अध्ययन इस सिलेबस के अंतर्गत करवाया गया है। फिर सामान्य बीमारी के दौरान भोजन की विशेष आवश्यकता जानने के लिए, मतलब जो सामान्य बीमारी होती है उस समय पे हमें किन किन भोजनों का परित्याग करना होगा और किन किन भोजनों को ग्रहण करना होगा, ये सारी चीज़ें आप इस सिलेबस के अंतर्गत जान पाएंगे, ठीक है। इतने परिणाम आपके सामने आएंगे अगर आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं, इतनी चीज़ों से आप परिचित हो पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में और यूनिट वाइज इकाई नंबर 1 सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इकाई नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे कि इकाई नंबर 1 का नाम है भोजन और पोषण की अवधारणा। क्या दिया गया है, भोजन और पोषण की अवधारणा, ये आपके इकाई नंबर 1 का नाम है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, तो पहली जो का नंबर चीज़ है वो आप क्या, भोजन की परिभाषा के बारे में जान पाएंगे कि भोजन की परिभाषा क्या होती है, पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है और संतुलित आहार क्या होता है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भोजन की परिभाषा आ जाती है। उसके बाद भोजन के प्रकार आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पोषक तत्व, मतलब कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारा पोषण करते हैं, ठीक है, और पोषण कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में जान पाएंगे। स्वास्थ्य हमारा कैसा है, उस स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भोजन की व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार का की तालिका के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें आहार के तौर पे लेनी चाहिए और किन किन परिस्थितियों में लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो आता है इकाई नंबर 1 के अंतर्गत, वो आता है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में एक आपका आता है इष्टतम पोषण, दूसरा आता है अल्प पोषण और तीसरा आता है अति पोषण। तीनों प्रकार के जो पोषण हैं इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इन तीनों प्रकार के पोषणों की कब कब आवश्यकता होती है इनसे भी आप परिचित हो पाएंगे, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं गा नंबर, मतलब कि तीसरा क्या पढ़ना होता है इकाई नंबर 1 के अंतर्गत, तो तीसरा होता है भोजन योजना के बारे में आप पढ़ेंगे। भोजन योजना क्या, भोजन योजना की अवधारणा क्या होती है इसको आप जान पाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको आप जान पाएंगे। और उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भोजन योजना की अवधारणा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनको भी आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है।
चलिए, अब बात करते हैं जो आखिरी इकाई नंबर 1 के अंतर्गत जो आखिरी चीज़ आपको पढ़नी होती है, वो आपको खाद्य समूह और भोजन के कार्य। मतलब खाद्य समूह के बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएँगे कि खाद्य समूह किसे कहते हैं, ठीक है? किन-किन खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाद्य समूह बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जान पाएँगे और साथ ही साथ भोजन का क्या कार्य होता है, मतलब अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनका क्या कार्य होता है। हालाँकि एक कार्य तो होता नहीं है कि केवल पेट भरना होता है, उनके और भी कार्य होते हैं, ठीक है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पर सीख पाएँगे इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। तो आई होप आपका इकाई नंबर 1 वाला सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 के बारे में। इकाई नंबर 2 में क्या बोल रहा है? पोषक तत्व के बारे में जान पाएँगे। पोषक तत्व कौन-कौन से? 2 प्रकार के, एक स्थूल होते हैं और दूसरे आपके सूक्ष्म होते हैं। दोनों प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? जिसमें से पहला आपका आता है आरडीए, ठीक है? आरडीए के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ स्रोत के बारे में जानेंगे, कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में जानेंगे, पोषक तत्व का कार्य क्या है, पोषक तत्व के स्रोत कौन से हैं, इसकी कमी और अधिकता के बारे में भी जान पाएँगे कि कमी होने पर क्या-क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं और अधिकता होने पर क्या-क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं। जिसमें से पहला आपका पोषक तत्व आता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है, ठीक है? और कितनी मात्रा में हमारे शरीर में रहे तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा होने पर क्या हो सकता है, कम होने पर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान पाएँगे। दूसरा चीज़ आप जान पाएँगे वसा के बारे में कि वसा क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्या होती है, किन-किन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मात्रा कम होने से क्या होता है, वसा की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान पाएँगे। तीसरा चीज़ जो आप जान पाएँगे वो प्रोटीन के बारे में जान पाएँगे। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आप जान पाएँगे कि प्रोटीन हमें किन-किन चीज़ों से मिलते हैं, किन-किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है? वो विटामिन्स होते हैं, सॉरी, ये प्रोटीन है, 1 मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है? प्रोटीन्स के बारे में आप जान पाएँगे कौन-कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे कि दाल हुआ, दाल में भी कौन-सी अरहर की दाल सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, मूँग की दाल, तो ये सारी मूँग की दाल कब खानी होती है, अरहर की दाल कब खानी होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सोयाबीन भी खाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप जान पाएँगे कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर को, प्रोटीन ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, प्रोटीन कम होने से क्या हो सकता है, वो सब कुछ आप जान पाएँगे और साथ ही साथ आप खनिज के बारे में भी जान पाएँगे। खनिज में भी 2 प्रकार के हैं, एक प्रमुख है और दूसरा आपका ट्रेस है, ठीक है? मतलब कि एक प्रमुख है और दूसरा ट्रेस है। प्रमुख में कौन-कौन से आते हैं आपके? पहला तो कैल्शियम आ जाता है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सोडियम और चौथा आपका पोटेशियम आ जाता है। और जो ट्रेस होते हैं उसमें आपका आयरन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है और ज़िंक आ जाता है, ठीक है? ये आप खनिज के बारे में इतने सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाएँगे, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, क्लोरीन, ज़िंक, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को किस प्रकार की होती है, इनकी कमी या इनके ज़्यादा होने से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या-क्या हानि हो सकती हैं, हमें किन-किन पदार्थों से ज़िंक मिलेगा, किन पदार्थों से फास्फोरस, किन पदार्थों से कैल्शियम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे इस को-करिकुलर के अंतर्गत, ठीक है? उसके बाद अगला जो आपका आता है वो विटामिन, जो अभी बोल रहे थे विटामिन, विटामिन के बारे में आप जान पाएँगे। विटामिन में भी 2 प्रकार के, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, 2 प्रकार के विटामिन हैं, दोनों के बारे में जान पाएँगे। जल में घुलनशील कौन-कौन से आते हैं? बी और सी हैं। ऐसे ही वसा में घुलनशील कौन-कौन से हैं? तो आपके ए, डी, ई और के हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जान पाएँगे। जल के बारे में जान पाएँगे कि जल की क्या भूमिका होती है, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल हैं? जल के ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा हमारे शरीर में, अगर जल बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा? ये सब चीज़ें आप जान पाएँगे। आहार फाइबर के बारे में भी आप यहाँ पर जान पाएँगे, ठीक है? चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत हम क्या 100 दिन पोषण के बारे में 1000 दिन पोषण के बारे में जान पाएँगे। 1000 दिन का जो है पोषण का टारगेट रखा जाता है, उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएँगे। इसमें क्या-क्या होता है भैया? तो इसमें क्या होता है, इसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमें, इसके बारे में जान पाएँगे। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से ऐसे कारक हैं, उनके बारे में जान पाएँगे। ये पहली चीज़ है जो आप इकाई नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ पाएँगे।
दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़ना होता है, प्रसव पूर्व पोषण, मतलब कि डिलीवरी होने से पहले जो 280 दिन का पोषण होता है उसके बारे में जान पाएंगे। उसमें अतिरिक्त पोषण तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व दिए जाते हैं, जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, फोलिक एसिड हुआ। ये सारे तत्व क्या किए जाते हैं, ये डिलीवरी के समय पे, मतलब जब माता गर्भ अवस्था में होती है, माँ गर्भ अवस्था में होती है, उस समय ये सारे पोषक तत्व क्या किए जाते हैं, बढ़वा दिए जाते हैं। तो क्यों बढ़वाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप जान पाएंगे, उनकी आवश्यकता क्यों है। और गर्भावस्था के दौरान जोखिम कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गर्भावस्था के दौरान जोखिम हो सकते हैं, जो एक गर्भपात का कारण बन सकते हैं। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप यहाँ पर अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज देखिए, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत जो आप तीसरी चीज जान पाएंगे वो आप क्या जान पाएंगे, स्तन, या फिर जिसे आप फार्मूला फीडिंग कहते हैं, जो कि जन्म से 6 महीने की आयु तक चलता है। मतलब कि जब आप स्तनपान करवाते हैं बच्चे को, साथ ही साथ जो यहाँ पर फार्मूला फीडिंग बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें जो आप दाल का रस थोड़ा सा दे सकते हैं, या जूस वगैरह जो होता है वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये 6 महीने तक का, इसके बारे में जान पाएंगे कि इस समय पे बालक को क्या क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूरक एवं प्रारंभिक आहार, जो कि 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है, ये भी आप जान पाएंगे कि पूरक आहार क्या होता है या प्रारंभिक आहार क्या होता है। इसके बारे में जान पाएंगे, ये बच्चे को कैसे दिया जाना चाहिए, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे इस पेपर के इस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 4 और आखिरी इकाई के बारे में। आखिरी इकाई में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, आखिरी इकाई का नाम ही क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज हमें क्या पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है समाज में प्रचलित सामान्य बीमारियां। ठीक है, सामान्य बीमारियां जैसे कि मोटापा हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं शुगर, कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां हैं। ठीक है, उनके कारण कौन कौन से हैं, और निम्नलिखित में पोषक की आवश्यकता क्या क्या है, मतलब कुछ बीमारियां नीचे बताई गई हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हमें शामिल करना चाहिए, जिनको नहीं शामिल करना चाहिए, दोनों चीजें आप यहां पर जान पाएंगे। जिसमें से पहली आपकी आती है मधुमेह। मधुमेह में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो आपको ग्रहण करने हैं, कौन कौन से हैं जिनको आपको इग्नोर करना है, ये भी जान पाएंगे। उच्च रक्तचाप, मतलब जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसमें भी आप जान पाएंगे किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, किन चीज़ों को ग्रहण करना है। मोटापा में, चतुर्थ में, कब्ज में, चतुर्थ, ये गलत टाइपिंग हो गई, ये चतुर्थ नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, कब्ज में, दस्त में, आंत्र ज्वार में, आंत्र ज्वार मतलब आंत में जो ज्वार होता है, बुखार जो होता है, ठीक है, मतलब उसकी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आप जान पाएंगे कि किन किन पोषक तत्वों को हमें ग्रहण करना है और किन किन पोषक तत्वों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ पाएंगे। इकाई नंबर 4 के अंतर्गत जो हमें दूसरी चीज़ पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, आहार एवं पोषण सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ। मतलब कि आहार और पोषण, मतलब जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, दोनों में सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से बनाए गए हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी नीतियां तैयार की गई हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनके बारे में आप पढ़ पाएंगे। और राष्ट्र में आपका आता है प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला भोजन। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी शक्ति को कौन सा ऐसा भोजन है जो आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाएगा, उसके बारे में जान पाएंगे। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप कहते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा। अगर सिलेबस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में जरूर बताओ आपको किसका सिलेबस और चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि सिलेबस हमें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। सिलेबस जान लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर इसकी क्लासेस चाहिए तो भी आपको कमेंट करना होगा, कमेंट कीजिए कि सर इसकी क्लासेस चलाइए, मैं 2-3 लाइव क्लासेस ले लूँगा, आराम से आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में आओ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।